छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में आज केंद्र सरकार का वो दावा रहा जिसमें राज्य को दी गई तमाम योजनाओं और उन पर खर्च की गई राशि का जिक्र खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपनी योजनाओं के जरिए भरपूर सहयोग किया है। अपने दावे के समर्थन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आंकड़े भी पेश किए, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए 216 करोड़ के क्लेम का निपटारा किया गया। पीएम मुद्रा योजना के जरिए 31,555.66 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, तो स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 612.33 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 3,990.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 1,56,51,842 खाते खोले गए। इन आंकड़ों के जरिए निर्मला सीतारमण ने राज्य के उस दावे को खारिज किया जिसमें राज्य की उपेक्षा की बात कही जा रही है। इसको अभी ही स्पष्ट बोल रही हूँ, पैसा आपको हर साल, पिछले साल से ज्यादा इस साल से ज्यादा अगले साल पैसा मिलते आ रही है, समय पर मिलते आ रही है। गरीब को आवास मिलना है, दान मिलना है, राशन मिलना है, इसमें आपका हिस्सा छोटा सा कुछ डालना है, या आवास योजना में 40% डालना है, डालने को आपके पास पैसा है, समय पर पैसा मिल रही है। इधर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए उनसे कई सवाल दाग दिए और छत्तीसगढ़ के हक की मांग फिर दोहराई। पूछना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ का जीएसटी का बकाया है कब तक आप देंगी? 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी कब तक मिलेगा? उसके साथ साथ जीएसटी नोटबंदी से जो उद्योग धंधे बर्बाद हुए हैं, जो बेरोजगारी दर बढ़ी है, उस पर आप क्या कर रही हैं? और इस कोरोना काल में आपने जो टैक्स बढ़ाया है, क्या 100 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या वापस होंगे? केंद्र और राज्य के बीच की खींचतान लंबे वक्त से जारी है। राज्य सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है और राज्य के हिस्से का पैसा न देने का आरोप भी कई बार लगाया जा चुका है। निर्मला सीतारमण के गिनाए आंकड़े उन्हीं आरोपों के जवाब के तौर पर देखे जा रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। केंद्र और राज्य की तकरार लंबे समय से जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पहुंची और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े सामने पेश किए और गिनाया कि केंद्र ने क्या कुछ राज्य सरकार को दिया है। आंकड़ों की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनाई, बहुत सारी चीजें बताई और कहा कि राज्य सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि उल्टा उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य अपने हिस्से के पैसे नहीं दे रहा और केंद्र की योजनाओं को वापस कर दे रहा है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जीएसटी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दों पर सवाल दागे केंद्रीय वित्त मंत्री से और उनसे जवाब देने को कहा। ये रार बहुत पुरानी है, लगातार ये लड़ाई चलती रही है केंद्र और राज्य की, खासकर बजट को लेकर, पैसों को लेकर। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। नवीन मार्कंडे जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार एबी मुरली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। वर्ल्यानी जी, बहुत सारे सवाल अक्सर आप लोग उठाते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री आज आए तो इसी मूड में देखिए कि बहुत सारे आंकड़े जो उन्होंने गिनाए, आपके पास भी निश्चित रूप से होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र तो पैसा देता है, खासकर योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया कि राज्य सरकार अपने हिस्से के पैसे नहीं देती है और योजनाओं को लौटा देती है। वर्ल्यानी जी, देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो कहा है वो सारी बातें बेबुनियाद है। और केंद्र जो पैसा देता है वो एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जितने भी टैक्स और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के टैक्स लेते हैं उसका संचित निधि में से 42% उनको राज्यों को देना है। तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं। ये फेडरल सिस्टम है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो हमारा अधिकार है, हम देते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि जीएसटी का जो पैसा है, आज भी हमारे पास 2262 करोड़ रुपया बकाया है।
जिसमें से 887 करोड़ रुपया पिछले साल का बाकी है। और तो और इन्होंने एक नया किया है कि जो केंद्र से राज्यों को हिस्सा मिलता है 42%, उसमें भी कटौती करने के लिए इन्होंने किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर उस पैसे को सेस में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि सेस से जो हिस्सा है वो राज्यों को जाता नहीं है। तो अकेले पेट्रोल डीजल में ही 500 करोड़ रुपए का नुकसान राज्यों को उठाना पड़ा है, और अन्य वस्तुओं में जो सेस लगाया है उसको कुल मिला के यदि देखेंगे तो 1500 करोड़ रुपए का नुकसान उन्होंने राज्यों को किया है, अकेले छत्तीसगढ़ को। ऐसा सभी राज्यों के साथ हुआ होगा। तो सारा पैसा केंद्र अपने पाले में रखना चाहता है और राज्यों को बोलता है उनके अपने हाल पे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने गरीबों के लिए, योजनाओं के लिए तो पैसा दिया नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में 10% कमी करके 1,46,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया। और जो सीतारमण जी 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात करती थी, वो पैकेज का कहीं अता पता नहीं, वो लोन का पैकेज रहा है। तो कुल मिला के सीतारमण जी केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, और जो राज्य का हक है, अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। ठीक, मैं नवीन जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं इस पर। नवीन जी, केंद्रीय मंत्री ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए और कहा कि केंद्र काफी कुछ पैसा देता है, राज्य अपने हिस्से का पैसा नहीं देती। कांग्रेस ने कहा, जैसा वल्याणी जी कह रहे हैं, कि 15 लाख करोड़ का नुकसान केंद्र की वजह से हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, तमाम राज्यों को हुआ है। छत्तीसगढ़ के बहुत से पैसे अटके हुए हैं। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री दिखा रही थी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, कोई बातें उनके पास ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है बोलने का, क्योंकि केंद्र सरकार हर ऐसी योजनाओं पर सीधा राशि उसमें देते हैं, और उसमें तो आप जानते हैं कि केंद्रांश और राज्यांश दोनों बातें रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस भी जानती है और वो भी कह रहे हैं। अब रही बात, ऐसा है जब केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा में राशि करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया का जो आया है यहाँ दिए हैं, और इसके अलावा 600 करोड़ रुपया का तो ये इसमें उससे ज्यादा में यहाँ मेडिकल के लिए आया है। वैसे ही मेडिकल की जब स्थापना, 3 मेडिकल की स्थापना के लिए 600 करोड़ उसके लिए अलग आया है। 215 करोड़ रुपया तो अभी तीसरा फेज इसका कोविड का ना आए, और आए तो उसकी तैयारियां जो करनी उसके लिए आया है। और इसके अलावा अभी 7,000 करोड़ रुपया का पेयजल के लिए, अमृत जल मिशन के लिए भी आया है। तो ऐसे हर सेक्टर पर, प्रधानमंत्री आवास के लिए आया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि आया है उसमें केंद्रांश तो आ गया है पर राज्यांश दे नहीं रहा है, और यहाँ 5 लाख आवास को वापस भेजा जा रहा है, और उसको घोषणा व्यक्त किया है कि वापस हम नहीं बना पाएंगे, इसको वापस करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपको केंद्रांश जब मिल रहा है, आपको योजनाओं को संचालन करना चाहिए, और आप अपना राज्यांश दे नहीं पा रहे हैं, और इसमें आप कह रहे हैं कि नहीं मिला है। यहाँ रोड के लिए करीब करीब 13,000 करोड़ से ऊपर का आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है, अलग अलग और सेक्टरों में आपका स्कूल के लिए आया है। तो आखिर आप किस चीज को नकार रहे हैं? रही बात पेट्रोल डीजल की बातें हैं, तो जितना केंद्र का उसमें अगर टैक्स है उतने ही तो राज्य का टैक्स है, फिर ऊपर से राज्य सेस भी लगा रहा है। तो आप एक तरफ ये कहते हैं कि केंद्र से हमको पेट्रोल डीजल का जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप तो केंद्र के भांति या उसके बराबर आप यहाँ टैक्स ले रहे हैं। जब यहाँ टैक्स क्यों ले रहे हैं? जब अगर मान लो जाए केंद्र से आपको पैसा वापस आना है, तो आप यहाँ राज्य का जो टैक्स है उसको क्यों नहीं घटा रहे हैं? और दूसरी चीज है कि उसपे और भी एक सेस लगा रहे हैं। तो आप जो है, खाने का आपका दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। आप दोषारोपण करते हैं और ऊपर से उनके ही केंद्र की राशि से ही आप पूरा सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा तो दोहरापन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, मुरली जी से भी मैं टिप्पणी ले लेता हूँ। मुरली जी, आंकड़ों की बाजीगरी है, आम लोगों को जल्दी समझ आती नहीं होगी। मोटा मोटी ये रहता है कि राज्य ने कहा कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया,
केंद्र ने बहुत सारे आंकड़े आज वित्त मंत्री ने दिखा दिए, कहा कि ये पैसे हमने दिए हैं। आम लोगों के नजरिए से अगर मैं बोलूं, उनका क्या फायदा हुआ, उनको क्या समझ में आया? अभिषेक जी, आम जनता की बात करें तो आम जनता को इस आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। यदि निर्मला सीतारमण कहते कि हमने इतना पैसा दिया, यहाँ के जनता को ये चाहिए कि वो पैसा अगर दिया है तो उसका बेनिफिट क्या मिला है यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता को उस तरह का कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है। या ये हो सकता है कि जो पैसा दिया है उसका जो स्टेट का जो राशि है, जो अंशदान है, वो यदि स्टेट नहीं दिया है तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो पैसा वापस चला जाता है या बगैर अनयूटिलाइज्ड रह जाता है। ऐसे कई मद है जो अनयूटिलाइज्ड रह गया है, तो उसका बेनिफिट हमारे राज्य को नहीं मिला। और रही बात जीएसटी का जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट का, जो काफ़ी समय से, जब से सरकार बनी है तब से सुनने में आ रहा है, कोरोना काल में और बढ़ गया है कि जो जीएसटी का जो अंशदान है वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला है। तो ये जो स्टेट और सेंट्रल का बीच का जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है वो स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है, सेंट्रल के लिए भी अच्छा नहीं है। सेंट्रल को भी चाहिए कि हर स्टेट का जो उनका जो अंश है, उनका जो भाग है वो समय पर दिया जाए। जब तक पैसा नहीं आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, तो डेवलपमेंट वर्क्स हैम्पर होगा। डेवलपमेंट वर्क्स हैम्पर होने का मतलब है कि लोग परेशान होंगे। तो लोगों को यदि परेशानी में नहीं डालना है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर चलना है। आरोप एक दूसरे पर लगाने से तो कुछ नहीं हासिल होना है। निर्मला सीतारमण कहते कि मैंने पैसा भेज दिया, आपने पैसा भेज दिया, तो अगर यहाँ से रिटर्न चला गया है तो या तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पैसा का मामला है, तो ये एक जो ब्यूरोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाग है उसको पूरी तरह से देखकर जो नियम कानून है और कायदा है उस हिसाब से पैसे का खर्च और लेन देन का बात होनी चाहिए। ठीक है वल्यानी जी, मैं आपसे दो सवाल करूंगा। अर्थशास्त्र आपका बहुत अच्छा है। एक तो जीएसटी के पैसे को लेकर जब वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में ये फैसला हुआ और सभी राज्यों को रोका हुआ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, तो भेदभाव वाली बात गलत है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि राज्य राज्यांश नहीं देता और वापस भेज देता है स्कीमों को, केंद्र जो गरीबों के लिए स्कीम बना के भेज रहा है। वल्यानी जी। अभिषेक जी, ये निर्मला सीतारमण जी का ये कहना गैर वाजिब है कि जीएसटी काउंसिल का मामला है। जब जीएसटी को एक्ट बनाया गया था तो उसमें ये नियम लागू किया गया था कि 1 महीने का जीएसटी पैसा जो कलेक्शन होगा उसको 2 महीने के अंदर हम राज्यों को पहुंचा देंगे, और ये व्यवस्था करनी थी कि ऑटोमेटिक चले जाएगा पैसा जो हमारा शेयर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 3-4 साल होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने का अभी तक प्रयास ही नहीं किया। और अभी जो बोल रही है विलंब हो रहा है, अभी आपने तय किया है कि आपके पास कंपल्सरी की पैसा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार बैंक से लोन लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति करेगी। तो ये केंद्र की जवाबदारी है कि आप समय पर लोन लेकर राज्यों को डिस्बर्स करें, क्योंकि देखिए हर राज्य की आर्थिक आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो सेल टैक्स था, और जो लोकल टैक्सेस थे उन टैक्सेस को अपने जीएसटी में मर्ज करा दिया। तो ये केंद्र की जवाबदारी है कि राज्यों की आर्थिक सक्रियता पर जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक सक्रियता को बरकरार रखे। तो केंद्र को इस मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए और समय पर उस राशि को करना चाहिए। नंबर 2, जो अभी नवीन मार्केट जी कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र जो टैक्स लगा रहा है आप भी ले रहे हैं, मार्केट जी को बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल पर वेट के जो दरें हैं ना, वो 15 साल रमन सिंह जी के राज में जो थी वो दरें आज भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन उसका लाभ केंद्र सरकार कंज्यूमर को देने के बजाय उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, और एक्साइज ड्यूटी में हमको 42% शेयर मिलता था पहले। अब उन्होंने चालाकी क्या की केंद्र ने कि उस एक्साइज ड्यूटी में कुछ हिस्सा सेस में डाल दिया, तो सेस से राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता। मार्केट जी, ये केंद्र सरकार राज्यों के साथ अन्याय कर रही है, इसको आप टेक्निकल समझिए। ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये देश हर किसी का है, जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, और ये केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन पैसों को विकास में खर्च करते हैं। तो इसको आर्थिक मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए, आर्थिक मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक, नवीन जी, जीएसटी
में जो पैसे रुके हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये तर्क है राज्यों का और स्वीकार करने योग्य भी है कि अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से राज्यांश देंगे, जो आप लोग बोल रहे हैं कि राज्यांश राज्य नहीं दे पा रहे। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस ये एक झूठा प्रपंच रच रहा है और कह रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं और स्टेट गवर्नमेंट को भी स्पष्ट करना चाहिए कि देखिए मार्केंडेय जी, ये देखिए आर्थिक मामला है, इसको राजनीति का विषय मत बनाइए। ये दिया जा चुका है, दिया जा चुका है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको इतना जीएसटी को टोटल राजनीति वाला मामला नहीं है, इतना दे चुके हैं और इतना बाकी, ये नहीं कह रहे हैं। ये एक शब्द में कह रहा है कि हमको जीएसटी मिला ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं कि मुझे एक पैसा जीएसटी नहीं मिला है? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते कि हमको इतना जीएसटी मिलेंगे और इतना जीएसटी बाकी है? तो इसका मतलब है कि आप गुमराह कर रहे हैं। रही बात यह है कि केंद्र गवर्नमेंट की जो योजना है, जो मनरेगा की राशि है, आज इसका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उसी योजना से चल रहा है। आज ये ग्राम पंचायतों को 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की 15वें वित्त की राशि सीधा उसका ग्राम पंचायत में, जनपद में और जिला पंचायत में पहुंच रहा है और उस पर ग्राम का विकास हो रहा है। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चाहे मजदूर कल्याण योजना में किसान सम्मान निधि तो दिए हैं, कैसे नहीं दिए हैं? 8 लाख लोगों को, पात्रों को नहीं दिया किसान निधि। आपने तो मजदूर श्रम विभाग को तो पूरा बंद कर दिया, कोलैप्स कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो है मजदूर जो श्रम योजना है वो सारे को कोलैप्स कर दिया है। अरे छत्तीसगढ़ में कोलैप्स कर दिए हैं, आप बताइए उसको। छत्तीसगढ़ को शामिल ही नहीं किया श्रम विभाग को ही आपने कोलैप्स कर दिया है। बेनिफिशियरी का कोई योजना ही नहीं है आपके पास और किसानों के हित की बात काम ही नहीं है। हमारी सरकार खड़ी है उनके साथ में। आपकी सरकार यहाँ मार्कंडेय जी, पीएम मजदूर कल्याण योजना में वल्यानी जी आपसे एक टिप्पणी शामिल नहीं किया है। जो सवाल किया था वल्यानी जी, केंद्र का ये बार बार कहना, निर्मला सीतारमण ने भी ये कहा कि केंद्रीय योजनाएं जो आती हैं हम पैसा देते हैं अपना केंद्रांश, लेकिन राज्यांश राज्य अपना नहीं देता और वापस कर देता है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। देखिए अभिषेक जी, कोरोना काल में सारा बजट किया जो था वो हेल्थ में डाइवर्ट किया गया, क्योंकि पहले राज्य सरकार का दायित्व था कि छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन की रक्षा किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो था असर, उसको हम लोगों ने कम किया है। बेड की यहाँ कोई कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी नहीं, कोई कमी नहीं हुई, दवाइयों की कमी नहीं हुई, रेमडेसिविर की कमी नहीं हुई। अब आप जीएसटी का पैसा भी नहीं देंगे तो राजस्व में लेट होगा ही होगा। तो केंद्र सरकार जानबूझकर इस तरह व्यवस्था करती है कि हम आज राज्यांश का पैसा देने में असमर्थ हो जाए, लेकिन राज्य सरकार राज्यांश का पैसा देने को तैयार है, नवीन मार्कंडेय जी दे रही है, इसमें कोई बात नहीं है। कोरोना की वजह से राज्यों का बजट डाइवर्ट हुआ, वल्यानी जी कह रहे हैं, और इस वजह से जो राज्यांश नहीं दे पाई राज्य, कुछ मामलों में नहीं है, लोगों बाकी की में हेल्थ सब में दिया गया है। प्रायोरिटी थी। देखिए अभिषेक जी, यही तो कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि तो जीएसटी का कांग्रेस की जो दोहरा चरित्र है, आप कह सकते हैं कि भाई कोरोना काल में हम कोरोना काल में हम ये हमारा बजट जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? कोरोना काल में आप कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक संकट में टैक्स कम मिला है, सारे मार्केट बंद था। तो जब आपका सारे मार्केट बंद था, तो जब आपको जीएसटी का उसमें कलेक्शन ही नहीं आया, तो फिर आप कैसे आपको बोल सकते हैं कि हमको जीएसटी का पैसा नहीं मिला है? और दूसरी चीज ये है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पैसा दिया जा चुका है तो आप राज्यांश क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको जो राज्यांश क्यों नहीं दे रहे हैं? आप शराब में सेस लगाते हैं, सेस का पैसा कहाँ जा रहा है आपका? शराब का पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं है तो आपका क्या, शराब का पैसा कहाँ जा रहा है? सेस का पैसा कहाँ जा रहा है पूरा उसमें? आपने पेट्रोल डीजल में तो 1 रुपए का नहीं किया, आपने टैक्स कम किया, क्यों नहीं किए भाई? जब उसमें आपने और 2% सेस लगाए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने तो अपना खाने का दांत अलग रखा है, दिखाने का दांत अलग रखा है। और जबकि आपको हमने बताया ही है 96% जो है आपको जीएसटी का पेमेंट छत्तीसगढ़ सरकार को हुआ है, तो आप कोरोना झूठ कैसे बोल रहे हैं? की वजह से बहुत से राज्य सरकारों की बात कर लिया, केंद्र, दोनों का ही तर्क है कि दोनों को ही आर्थिक स्थिति प्रभावित थी, इसलिए बहुत सी जो योजनाएं प्रायोरिटी में थी उनका फंड दूसरी जगह डाइवर्ट करना पड़ा।
क्या इन कोरोना काल की बात को लेकर जो आपस में झगड़ा होता है कि ये फंड नहीं मिला या वो राशि नहीं मिली, कोरोना की वजह से इसे फिलहाल माफ़ कर देना चाहिए, एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए यहाँ पर, या कोरोना काल ख़त्म हो गया, आगे अब क्या लोगों को राहत देने की कोशिश हो रही है, इस पर बात होनी चाहिए? अभिषेक जी, कोई भी स्टेट के डेवलपमेंट में उसका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत महत्व रखता है। हमारे पास जो पैसे का जो आने का स्रोत है वो बड़ा लिमिटेड है, हमारे पास आधा सोर्स नहीं है, सोर्स बड़ा लिमिटेड है, लेकिन जितना सोर्स लिमिटेड है उससे ज़्यादा खर्चा है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, जैसे कोरोना का सिचुएशन आ गया, तो पिछले 1.5 साल से हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल थे, जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स अवेलेबल थे, उस फंड्स को हमने डाइवर्ट कर दिया हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में डाइवर्ट करने की वजह से ये हुआ कि बहुत से सेक्टर ऐसे है, सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे विकास का कार्य नहीं हो पाया। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होना है उस पर कोई कार्य हो नहीं पाया। तो पिछले लगभग 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा विकास का कोई कार्य हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। जब विकास का कार्य नहीं हुआ है और आने वाले 2 साल में चुनाव है, तो जनता को जवाब देना है। उस समय जनता ये नहीं देखेगी कि भाई कोरोना काल में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। वो 5 साल का हिसाब देखती है। 5 साल के हिसाब में यदि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है तो जनता को जवाब चाहिए, जनता को जवाब देना होता है। तो ये जो जिस तरह से दोनों पार्टियों में एक तरह का होड़ लगा हुआ है एक दूसरे पर आरोप लगाने का, ये आने वाले चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहिए या क्राइसिस कहिए, तो इसको भुनाने का कोशिश हो सकता है। कांग्रेस के पास इस वक्त पैसे की सख्त कमी है, जो सरकार है यहाँ पे उसके पास, क्योंकि जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अलॉट होके आना है वो फंड उस तरह से नहीं आ रहा है। यदि आप देखेंगे रमन सिंह की सरकार जब थी तो उस समय इस तरह का फंड का क्राइसिस कभी नहीं हुआ था, क्योंकि सेंटर में यूपीए सरकार जब थी, यूपीए सरकार ने भरपूर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर भी किया था उस समय, जो भी स्कीम्स था। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। शायद किसी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त नहीं है, जिस वजह से इस तरह का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो रहा है स्टेट में। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अर्थशास्त्र की बात होती है, बजट की बात होती है, फंड की बात होती है, तो निश्चित रूप से आम लोगों को थोड़ी सरल भाषा में समझाना ज़रूरी होता है, और आप लोगों ने इसे बेहतरीन तरीके से समझाया भी है कि कहाँ पर क्या गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, किस तरीके की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये स्थितियाँ बन रही हैं केंद्र और राज्य के बीच में। सभी के अपने अपने दावे यहाँ पर हैं। केंद्र आंकड़े दिखाकर कहता है कि बहुत पैसा दिया है, राज्य बोलता है कि आपने हमें जो हमारे हक का पैसा था दिया नहीं, तो हम अपना अंश कहाँ से देंगे। कोरोना काल एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पैसे डाइवर्ट करने पड़े। कुल मिलाकर जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया हुआ है, और इस गड़बड़ाए मैनेजमेंट के बीच में आम लोग राहत की उम्मीद लगाए, सरकारों की तरफ टकटकी लगाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।